लीजिए, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक ऐसे लेखक के साथ जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। सदी के विद्वान महानायकों की लिस्ट में जो अपने आप को सबसे ऊंची पायदान पर स्थापित कर चुके हैं। अपने देश में भले ही उनकी कद्र हो ना हो, लेकिन दुनिया के हर प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में उनकी प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। और जिस बुक को मैं आज आपके सामने पढ़ूंगी अंबेडकर नामा के मंच से, वो दरअसल एक ऐसा अनडिलीवर्ड लेक्चर है जिसे फोर्सफुली बुक की फॉर्म में उन्हें पब्लिश करवाना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सदी के सबसे महान नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, यानी कि जाति का विनाश। इसके बारे में यूँ तो आपने बहुत सारे मंचों से, बहुत सारे वीडियोस में बातें सुनी होंगी। बहुत सारे विद्वान यानी कि इंटेलेक्चुअल्स ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिस्थितियों में इसके ऊपर लेक्चर दिए हैं, लेकिन शायद अंबेडकर नामा का मंच वो पहला मंच है जिसके ज़रिए इसका शब्द दर शब्द पाठन किया जाएगा। और मैं शायद दुनिया की पहली शख्स हूँ जो जाति के विनाश का शब्द दर शब्द पाठन करूँगी अंबेडकर नामा के मंच से। तो इस जर्नी में मेरे साथ शामिल होने के लिए चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। बुक कुछ यूँ दिखती है। मेरे पास जो इसका एडिशन है वो मार्जिनलाइज पब्लिकेशंस वाला है। इसे मैंने हमेशा की तरह अमेज़ॉन से मंगवाया था। आप चाहें तो डायरेक्ट पब्लिकेशन हाउस को लिखकर इसे मंगवा सकते हैं। इसके बहुत सारे संस्करण अलग अलग पब्लिकेशन हाउस अलग अलग टाइम पर छापते रहे हैं। हो सकता है आपके पास जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति के विनाश की बुक हो वो किसी और फॉर्मेट में हो, किसी और तरीके से दिखती हो, लेकिन मेरे पास जो है वो कुछ यूँ दिखती है। इसमें बाबा साहब की तस्वीर है और ये जो बारीक बारीक लाइनें आप इसमें देख पा रहे हैं, ये दरअसल लकीरें नहीं, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों के नाम हैं जिन्हें छोटा छोटा करके यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका कवर ही बहुत इंटरेस्टिंग है और पीछे से बुक इस तरह दिखती है। पुस्तक सिर्फ 200 रुपये की है। तो आज हम इस बुक के ऊपर छोटी सी एक चर्चा करेंगे और इसके अंदर जो प्रीफेस है सिर्फ उसी को लेंगे। और कल अगले एपिसोड से आप मेरे साथ इस बुक को लेकर बैठेंगे और हम इसे साथ साथ अंबेडकर नामा के मंच पर पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पीछे कमल भारती जी का एक छोटी सी टिप्पणी है, उसी से मैं शुरू करूंगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कालजाई कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हिंदी में ही इसके अनेक अनुवाद हुए हैं, पर वे काफ़ी हद तक संक्षिप्त हैं। किंतु प्रस्तुत अनुवाद जाति का विनाश, जिसे यशस्वी पत्रकार राजकिशोर जी ने किया है, इस दोष से मुक्त है। इसमें मूल कृति के एक भी पैराग्राफ को ना तो कम किया गया है और न ही संक्षिप्त। तो ये इस बुक की खासियत है कि इसमें अंग्रेज़ी वाली जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका भाव पूरी तरह जस का तस रखा गया है। इस अनुवाद की मुख्य विशेषता यह है कि जो अन्य अनुवादों में लगभग नहीं है, कि इसमें उन स्थलों, विद्वानों, ऐतिहासिक घटनाओं, उद्धरणों और धर्म ग्रंथों के बारे में जिनका संदर्भ डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आख्यान में दिया है, फुटनोट में उनका विवरण भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो मतलब जितनी सारी चीज़ें इससे पहले जितने भी फॉर्मेट में ये बुक छपी है अलग अलग पब्लिकेशन हाउस से, उसमें फुटनोट्स में ये सब चीज़ें नहीं दी गई हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई गई है और डॉक्टर अंबेडकर का उसको इस भाषण में रखने का क्या मतलब है, क्या पर्पस है, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इस अनुवाद में उस पत्राचार और विवाद को भी पूर्ण रूप से शामिल किया गया है जो व्याख्यान को लेकर डॉक्टर अंबेडकर का संतराम BA और महात्मा गांधी से हुआ था। तो
गांधी अंबेडकर और संतराम संवाद को भी इसमें कवर किया गया है, जो इसके जाति का विनाश या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पब्लिश होने के बाद हुआ था। एक और विशेषता इस पुस्तक की यह है कि डॉक्टर अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के साथ अपने जिस प्रथम शोध पत्र भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास को शामिल करना चाहते थे, राजकिशोर जी ने उसे भी अनुवाद करके इसमें शामिल कर दिया है, जिससे इसका पाठकीय महत्व और भी बढ़ गया है। कमल भारती, तो ये छोटी सी टिप्पणी थी कमल भारती जी की, जिसमें उन्होंने वो सारी बातें कह दी जो इस बुक के लिए कही जा सकती थी। सबसे पहले तो ये एक ऐसा अनुवाद है जो डॉक्टर अंबेडकर के ओरिजिनल टेक्स्ट को जस के तस बनाए रखता है, उसके वर्ड ऑफ एक्सप्रेशंस को। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि इसमें जो है सारी चीज़ें फुट नोट्स में दी गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें समझ नहीं आ सकती, हमें अपने ही इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो जो विदेशी इतिहास को यहाँ पर उन्होंने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है उसकी हमें जानकारी कैसे होगी। इसीलिए उन सबको फुटनोट्स में रखा गया है ताकि इस किताब को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। और तीसरी इसकी खासियत है संतराम बीए और महात्मा गांधी के साथ हुए डॉक्टर अंबेडकर के संवाद, कन्वर्सेशन, एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन जो है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और चौथी खासियत इसमें यह है, जो डॉक्टर अंबेडकर खुद भी चाहते थे कि जो इसका 3rd एडिशन निकला था उसमें शामिल किया जाए उनके सबसे पहले रिसर्च पेपर को, जो था भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास। 3rd एडिशन में डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा है प्रीफेस में कि वो इसे शामिल करना चाहते थे, लेकिन लैक ऑफ टाइम की वजह से ऐसा ना कर सके। राजकिशोर जी ने उसे भी इस बुक में शामिल किया है। तो ये 4 खूबियों के साथ इस बुक को छापा है मार्जिनलाइज पब्लिकेशन हाउस ने। तो उसका सारा ब्यौरा जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, फ़ोन नंबर्स रख दूंगी, ईमेल्स रख दूंगी, और पब्लिकेशन हाउस का एड्रेस भी गिवन होगा उसमें। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों इस बुक को मंगवाने में, वो मंगवा सकते हैं। अभी तक जिन लोगों के पास ये किताब नहीं है, प्लीज़ उसे ख़रीद लें और हमारे साथ साथ पढ़ें। तो अब इसके अंदर क्या कंटेंट है वो जान लेते हैं। जाति का विनाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनुवादक राजकिशोर, संदर्भ टिप्पणी डॉक्टर सिद्धार्थ, कॉपीराइट फॉरवर्ड प्रेस। फिर इंडेक्स है, और ये बुक जो है 2018 में पब्लिश होकर आई है, जिसमें पुस्तक के बारे में है, दूसरे संस्करण की भूमिका है, तीसरे संस्करण की भूमिका है, प्रस्तावना है, जाति का विनाश, लेक्चर है, अंबेडकर और गांधी के बीच बहस, गांधी द्वारा जाति का समर्थन और महात्मा को जवाब, भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास। ये डॉक्टर अंबेडकर का सबसे पहला रिसर्च पेपर था जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए करने के दौरान प्रस्तुत किया था। तो अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कृतियों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का विशेष स्थान है। ये स्थान इतना विशेष है कि दुनिया भर में जाति को लेकर जो आज रिसर्च हो रही है, ये पुस्तक उसका सबब है। वस्तुतः जाति व्यवस्था से संघर्ष करने वालों के हाथ में ये एक दुर्दम्य औजार है। मूल रूप से पुस्तक नहीं, एक व्याख्यान अर्थात एक लेक्चर, एक भाषण है, जिसे जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन 1936 के अध्यक्ष पद से पढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था। तो ये पूरा इसका ब्यौरा है कि 1936 में उन्हें जात पात तोड़क मंडल के मंच से इस भाषण को पढ़ना था, डिलीवर करना था। लेकिन कार्यक्रमों के आयोजकों ने जब आख्यान का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट या लेआउट या ड्राफ्ट देखा, तब वे इसकी विषय वस्तु और प्रतिपादन से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन इसके कुछ अंशों पर उन्हें गंभीर आपत्ति थी।
कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वे इसको सुनना चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि कुछ पार्ट जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाए, काट छांट के अलग हटा दिया जाए। खासकर व्याख्यान में की गई इस घोषणा की कि एक हिंदू के रूप में यह डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी भाषण है, क्योंकि तब तक वे धर्म परिवर्तन करने का निर्णय कर चुके थे। तो 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था, लेकिन धर्म परिवर्तन करते करते उन्हें तकरीबन 20 साल का लंबा वक्त लगा। उसके बीच उन्होंने बहुत सारे काम किए जिन्हें बैकफुट पर नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उन्हें धर्म परिवर्तन करने में करीब करीब 20 साल का लंबा वक्त लगा, 2 दशक लगे। आयोजकों ने व्याख्यान के कुछ अंशों को हटा देने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर साहब को यह स्वीकार्य नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिवेशन ही स्थगित कर दिया गया। तो जो कॉन्फ्रेंस थी वो कॉल्ड ऑफ कर दी गई, जिसमें वह व्याख्यान पढ़ा जाना था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी तथ्यों के साथ इसे पुस्तिका के रूप में छपवाया। पहले संस्करण की कीमत 8 आने था। पुस्तक इतनी शक्तिशाली थी कि इसने गांधी का ध्यान खींचा। गांधी ने अपने पत्र हरिजन में पुस्तक पर 2 टिप्पणियां लिखी। पहली टिप्पणी में उन्होंने लिखा, कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता। जो रूढ़िवादी हैं वह इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि व्याख्यान में आपत्ति करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती हैं। तो ये उस वक्त तक महात्मा कहलाए जाने वाले शख्स के विचार थे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा जवाब लिखा, जिसमें सिद्ध किया गया कि गांधी जी के विचार कितने पोंगापंथी और तर्क विरुद्ध हैं। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने लिखा, मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की जरूरत है, जिसे स्थगित करना खतरनाक है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित नैतिक पुनरुत्थान तो हुआ नहीं, उल्टे हम हिंदुत्व के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस वातावरण में डॉक्टर अंबेडकर की यह पुस्तक दीप स्तंभ का काम करेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। राजकिशोर, 2 मई 2018। तो यकीनन हम हिंदुत्व के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, इनफैक्ट वो जातियों के ही खिलाफ थे। और हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना, पुख्ता तरीके से उस पर मोहर लग जाना। तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वालों को भी ये बात सोचनी चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल बुक जो एनालिसिस ऑफ कास्ट है, उसकी ये ब्लैक एंड वाइट कवर पेज, जिसमें लिखा है एनालिसिस ऑफ कास्ट, स्पीच प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, MA, PhD, डॉक्टरेट इन साइंस, बैरिस्टर एट लॉ, for the annual conference of the Jat Path Tolak Mandal of Lahore, but not delivered. Owing to the cancellation of the conference by the reception committee on the ground that the views expressed in the speech would be unbearable to the conference. 15th May 1936, price ₹8. एनालिसिस ऑफ कास्ट के प्रथम संस्करण का मुख्य पृष्ठ डॉक्टर अंबेडकर ने इसे 15 मई 1936 को अपने खर्च पर पुस्तकाकार प्रकाशित कराया था। तो अपने पब्लिकेशन हाउसेस क्यों ज़रूरी हैं? डॉक्टर अंबेडकर को अपने खर्चे पर इसे छपवाना पड़ा था। एक बार फिर दिखा रही हूँ, ओरिजिनल कवर ऐसा दिखता था। अब उसके बाद 2 कोटेशंस हैं जिसे मैं पढ़ देती हूँ। पहली कोटेशन है, सत्य को सत्य और असत्य को सत्य जानो। बुद्ध, जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जिसमें तर्क करने का साहस नहीं वह दास है। H. ड्रमांड।
और फुटनोट में दिया गया है, बुद्ध का उद्धरण धम्मपद और सुप्त निपात से उद्धृत किया गया है और ब्रह्मांड का ये उद्धरण एकेडमिकल क्वेश्चन 1805 के वॉल्यूम 1 की प्रस्तावना से लिया गया है। तो दूसरे संस्करण की भूमिका। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए मैंने जो व्याख्यान तैयार किया है उसका हिंदू समस्या द्वारा मूलतः जिसके लिए लिखा गया था आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही अंग्रेजी संस्करण की 1500 प्रतियां समाप्त हो गई थीं। 1500 कॉपीज 2 महीने के अंदर बिक गई थी इसकी। और एक सरकास्टिक वे में डॉक्टर अंबेडकर इसको लिख रहे हैं कि इसमें उनकी बुराइयां की गई हैं लेकिन फिर भी सब लोग इसको खरीद रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर की कही गई बातों का कितना महत्व रहा होगा सवर्णों के लिए। गुजराती और तमिल में इसका अनुवाद किया गया है। मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में अनुवाद किया जा रहा है। उस वक्त तक भी 2 महीने के अंदर अंदर गुजराती और तमिल में इसका अनुवाद आ चुका था और 4 अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद उसी वक्त किया जा रहा था। अंग्रेजी पाठ की मांग अभी भी अबाध रूप से जारी है। इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण जारी करना आवश्यक हो गया है। इतिहास और अपील की प्रभावशालिता के विचार से मुझे निबंध के मूल रूप अर्थात व्याख्यान विधा को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि मुझे इस एक सीधे कथानक के रूप में दोबारा लिखने के लिए कहा गया था। इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। पहला संस्करण जब आया था फर्स्ट एडिशन तो उसमें सिर्फ इस लेक्चर को रखा गया था, लेकिन सेकंड एडिशन में 2 एड ऑन्स किए गए और वो एड ऑन्स क्या थे ये जान लेते हैं। परिशिष्ट 1 में मैंने हरिजन में अपने व्याख्यान की समीक्षा के रूप में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संतराम को लिखा उनका पत्र जोड़ा है। तो ये 2 चीज़ें जिसके ऊपर 2 रिएक्शंस को जोड़ा गया है, एक गांधी के और दूसरा संतराम जी के। परिशिष्ट 2 में मैंने परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी के लेखों के जवाब में अपने विचार मुद्रित किए हैं और सेकंड एड ऑन जो था वो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर के का जवाब था जो उन्होंने बैरिस्टर गांधी के लिए दिया था। श्री गांधी के अलावा कई अन्य ने भी व्याख्यान में व्यक्त मेरे विचारों की प्रतिकूल आलोचना की है, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियों को संज्ञान में लेते हुए मुझे अपने आप को श्री गांधी तक सीमित रखना चाहिए। यह मैंने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो कहा वह इतना वजनदार है कि उसका उत्तर दिया ही जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि बहुत से हिंदुओं के लिए उनकी वाणी आकाशवाणी की तरह है, इतनी महान कि जब वे अपने होंठ खोलते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि अब तर्क वितर्क बंद होना चाहिए और किसी को टोका टाकी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दुनिया उन विद्रोहियों की बहुत ऋणी है जो पुरोहितों के सामने उनसे बहस करने की हिम्मत करते हैं और दावा करते हैं कि इस वर्ग से भी गलती हो सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर का मिस्टर गांधी को जवाब जो था वो इतना तीखा था, एक तीखी प्रतिक्रिया थी, ये बताने के लिए कि आप गलत हैं और आपके जो तर्क हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं। प्रत्येक प्रगतिशील समाज अपने विद्रोहियों को जो सम्मान देता है, मुझे उसका लालच नहीं है। अगर मैं हिंदुओं को महसूस करा पाता हूं कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो मेरी संतुष्टि के लिए इतना ही काफ़ी होगा। B.R. अम्बेडकर 1937। तो ये फर्स्ट एडिशन के बाद जो सेकंड एडिशन था उसकी भूमिका में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था और थर्ड एडिशन की भूमिका में सेकंड एडिशन के लिए वो क्या लिख रहे हैं ये भी जान लीजिए। तीसरे संस्करण की भूमिका। इस निबंध का दूसरा संस्करण 1937 में छपा और बहुत ही कम समय में समाप्त हो गया। एक नए संस्करण की मांग एक लंबे समय से बनी है। मेरा इरादा था
कि अपने एक अन्य निबंध कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, जो इनका फर्स्ट रिसर्च पेपर भी था, जो इंडियन एंटीक्वेरी जनरल 2 के मई 1917 अंक में प्रकाशित हुआ था, को समाहित करते हुए इस निबंध को एक नया रूप दिया जाए। लेकिन चूंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं ऐसा कर सकूं, इसकी संभावना बहुत कम है और इधर लोगों की ओर से इस निबंध की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं इसके दूसरे संस्करण के मात्र पुनर्मुद्रण के रूप में प्रकाशित होने से संतुष्ट हूँ। मुझे जानकर खुशी है कि ये निबंध बहुत लोकप्रिय हुआ है और मुझे उम्मीद है कि यह उस उद्देश्य को पूरा करेगा जो इसका उद्देश्य था। B.R. अम्बेडकर, 1 दिसंबर 1944, 1944, 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। तो इसमें फुटनोट्स पर कुछ चीज़ें गिवन हैं जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ ताकि आप लोग इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहला तो हरिजन जात पात तोड़क मंडल, हमने बहुत बार ये नाम सुना है। जब भी इस पुस्तक का जिक्र आता है तो हम इस नाम को पढ़ते हैं, बोलते हैं कि जात पात तोड़क मंडल क्या था। उसके बारे में फुटनोट में दिया हुआ है, वो मैं आपको पढ़ देती हूँ जिससे कि और आसानी हो समझने में। जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज का एक क्रांतिकारी धड़ा था। आर्य समाज एक सुधारवादी हिंदू संगठन था जिसकी स्थापना लाहौर में 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक ने की थी। जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदुओं का संगठन था। इस तथ्य की ओर अंबेडकर ने अपने भाषण की प्रस्तावना में हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि कितनी भी लिबरल हो जाएंगे तब भी वो अपने ही जात पात में उलझे रहेंगे। और इसी बात को भगत सिंह ने भी बोला था कि दयानंद सरस्वती भी अछूतोद्धार ना कर सके, 4 वर्णों से आगे ना बढ़ सके। जात पात तोड़क मंडल अंतरजातीय खान पान और अंतरजातीय विवाह पर जोर देता था। इसके सदस्य वार्षिक सदस्यता के रूप में 2 रुपये जमा करते थे। इनके सदस्य हिंदू ही होते थे जो ये शपथ लेते थे कि वे या उनके बच्चे अपनी जाति से बाहर शादी करेंगे। तो अब इसका तो कोई ब्यौरा नहीं है कि ऐसा कितने लोगों ने किया। और दूसरा जो था हरिजन, आखिर ये हरिजन किस किस्म की पत्रिका थी? 1932 के कम्युनल अवार्ड के मुद्दे पर अंबेडकर के साथ तीखे संघर्ष और पूना पैक्ट पर समझौते के बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ और 1933 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन की शुरुआत करने की घोषणा की। तो ये वीकली मैगजीन थी इंग्लिश की। अंबेडकर हरिजन शब्द का इस्तेमाल पसंद नहीं करते थे, अस्पृश्य शब्द इस्तेमाल करना पसंद करते थे या अधिकाधिक अर्थों में डिप्रेस्ड क्लास शब्द का इस्तेमाल पर जोर देते थे। उनके लिए अस्पृश्य शब्द एक समुदाय विशेष का घोतक था। जो लोग वर्ण व्यवस्था के दायरे के भीतर थे उनको अंबेडकर उच्च जाति और सवर्ण हिंदू के रूप में संबोधित करते थे और कभी कभी उन्हें स्पृश्य भी कहते थे। तो ये उनका खिल्ली उड़ाने का अंदाज था। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वे कहते थे अछूत का उल्टा छूत होता है और छूत एक बीमारी होती है। तो हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि किस से बचकर रहना है। और वहीं पर यहाँ स्पृश्य का उल्टा स्पृश्य, जाहिर सी बात है सवर्ण हिंदू अपने आप को स्पृश्य कहलाना पसंद नहीं करते होंगे और डॉक्टर अंबेडकर उनकी खिल्ली उड़ाने के नए नए तरीके खोज लिया करते थे। इसीलिए शायद कोई भी उनसे लोहा लेने की कुव्वत नहीं करता था। और तीसरा है जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संतराम। ये कौन थे? संतराम बीए जात पात तोड़क मंडल के एक संस्थापक सदस्य थे, फाउंडर मेंबर। उनका जन्म 14 फरवरी 1887 को पंजाब के होशियारपुर ज़िले के पुराने बस्सी गांव में हुआ था। वे अपने नाम के आगे बीए लगाते थे। ऐसा वे जाति सूचक उपनाम को अस्वीकार करने के लिए करते थे, मतलब अपनी जात ना लगा के अपनी डिग्री वो लगा देते थे। वैसे उनकी स्वयं की जाति कुम्हार थी। संतराम के अनुसार उनके गांव में कुम्हार जातियां
बर्तन नहीं बनाती थी बल्कि व्यापार करती थी। संतराम के पिता अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित किया, संपत्ति बनाई और प्रभावशाली व्यापार खड़ा किया। संपत्ति और व्यापार के सिलसिले में वे मध्य एशिया तक गए। संतराम की शादी 12 साल की उम्र में एक अशिक्षित लड़की से हुई। उन्होंने उस लड़की को पर्दे से मुक्त करके पढ़ना लिखना सिखाया। पहली पत्नी की मृत्यु के 5 वर्ष बाद सुंदरबाई पृथान नाम की एक महाराष्ट्रियन बाल विधवा से उन्होंने 1929 यानी कि 1929 में शादी की। तो क्रांतिकारी समाज सुधारक भी इनको कह सकते हैं। 3 कारणों से ये शादी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि एक विधवा विवाह था, दूसरा अंतर्जातीय विवाह था और अंतरप्रांतीय विवाह था। सिर्फ अंतर्जातीय ही नहीं, दूसरे स्टेट की लड़की इन्होंने ली थी। सुंदरबाई 8 वर्ष की उम्र में बाल विधवा हो गई थी। 1947 के बंटवारे के एक शरणार्थी के रूप में 101 वर्ष की उम्र में 1988 में संतराम का नई दिल्ली में निधन हुआ। जात पात तोड़क मंडल के साथ उनके पत्रों के आदान प्रदान के एक प्रसंग में अपनी प्रस्तावना में अंबेडकर संतराम को मंडल की प्रेरक आत्मा और अग्रणी प्रकाश पुंज के रूप में याद करते हैं। उसके बाद तीसरे संस्करण की भूमिका में कुछ चीज़ें फुटनोट्स में दी हुई हैं जिन्हें मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भारत में जातियाँ, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास को लेकर एक फुटनोट है। इस शोध पत्र को कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेमिनार में अंबेडकर ने 1916 में प्रस्तुत किया था, जो इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल में मई 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस हिंदी अनुवाद में उसे जोड़ दिया गया था। देखें पृष्ठ 153। तो आगे जब हम इस पृष्ठ तक पहुंचेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड है, यहाँ मेंशन है। तो यही चीज़ इस बुक को खास बना रही है, इस एडिशन को। और दूसरी बात जो है वो है कि ये इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल क्या था। इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल, जनरल नहीं जर्नल, मैं गलत बोल गई, एक प्राच्यवादी मासिक जर्नल था जिसकी स्थापना 1872 में डॉक्टर जेम्स बर्गेस ने की थी। ये यूरोपीय और भारतीय विद्वानों के विद्वतापूर्ण लेखों के लिए मंच मुहैया कराता था। इस जर्नल का पूरा नाम, इस जर्नल, हाँ जर्नल ही तो पढ़ा मैंने, का पूरा नाम द इंडियन एंटीक्वेरी, अ जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च इन आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फोकलोर, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, न्यूमिस्टेटिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन इत्यादि था। तो बहुत बारीक लिखा गया है जिसको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसके साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन अगले एपिसोड से मेरे साथ आप इस बुक को लेकर बैठेंगे। कोई भी एडिशन आपके पास अवेलेबल हो उसे ज़रूर साथ में खोल के बैठिए, ताकि इस बात की भी पुष्टि हो जाए कि इस एडिशन में वो सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास एडिशन में अवेलेबल नहीं हैं या दूसरे एडिशन्स में अनअवेलेबल हैं। तो इसी के साथ आगे दीजिए, अगले एपिसोड से इसका शब्द दर शब्द पाठन मैं करूँगी और साथ साथ फुटनोट्स में दी गई चीज़ों को भी आपके लिए पढ़ूँगी, जिससे इस भाषण को समझने में और ज़्यादा सहूलियत हो जाए। तो चलिए, अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।